फिल्म की शुरुआत में एक नए प्रकार का रेबीज जिसे मैड डॉग डिजीज कहा जाता है तेजी से फैलता है और जानवरों से इंसानों में भी पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे काटा जाता है वह 90 सेकंड के अंदर पागल हो जाता है और जल्द ही 7 अरब से अधिक लोग या तो मर जाते हैं या संक्रमित हो जाते हैं। जो लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं वे दर्द का अनुभव नहीं करते और अत्यधिक हिंसक हो जाते हैं। दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक बंजर भूमि में बदल जाती है जहां हिंसक ज़ॉम्बी गिरोह हावी हो जाते हैं। एक भूमिगत न्यूक्लियर बेस में सेना ने सभी स्वस्थ बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया है। वे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक इलाज खोजने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें पेशेंट जीरो को ढूंढना होगा क्योंकि उसके खून में समाधान हो सकता है। वे कुछ ज़ॉम्बीज को पिंजरों में बंद करके रखते हैं और यह पता लगाने के लिए नियमित रूप से उनसे पूछताछ करते हैं कि संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई। मॉर्गन एक आम व्यक्ति जिसे काटा गया था लेकिन वह ज़ॉम्बी नहीं बना। उसका खून वायरस के प्रति प्रतिरोधक लगता है। हालांकि वे उसके खून से कोई वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बीज को समझ सकता है और उनसे बात कर सकता है। इसलिए वह डॉक्टर जीना की टीम में शामिल हो जाता है ताकि वह रिसर्च में मदद कर सके। सैनिक एक हिंसक ज़ॉम्बी को पूछताछ के लिए लाते हैं और उसे कांच के सेल के अंदर कुर्सी से बांध देते हैं। पूछताछ संगीत बजाकर शुरू होती है जो ज़ॉम्बीज के लिए दर्दनाक होता है। संक्रमित व्यक्ति कुर्सी पर दर्द में तड़पता है और बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जब ज़ॉम्बी काफी पीड़ित हो जाता है तो मॉर्गन संगीत बंद कर देता है और ज़ॉम्बी की भाषा में बात करना शुरू करता है और एक टैबलेट के माध्यम से जीना को नोट्स भेजता है। मॉर्गन उस ज़ॉम्बी का नाम जो रखता है और उससे पता चलता है कि वह मिनेसोटा का रहने वाला है और शुरुआती संक्रमित लोगों में से एक है। जो से और जानकारी पाने की कोशिश में मॉर्गन मानता है कि उसे भी कभी कभी तीव्र हिंसक इच्छाएं महसूस होती है और वह दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करता है। कहता है कि उसे यहाँ उतनी ही नफरत है जितनी ज़ॉम्बीज को। इसी समय कर्नल नॉक्स माइक्रोफोन से पूछताछ को बाधित करता है जिससे जो फिर से हिंसक हो जाता है। हताश होकर मॉर्गन जो को शांत होने के लिए समय देने के लिए सेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन नॉक्स इसे समय की बर्बादी मानता है और मॉर्गन से पूछताछ जारी रखने का आग्रह करता है। जैसे ही जो और अधिक उग्र हो जाता है, नॉक्स इतना नाराज हो जाता है कि वह उसे गुस्से में गोली मार देता है। जीना और मॉर्गन तुरंत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि जो और सुराग दे सकता था और जीना धमकी देती है कि अगर नॉक्स ने उसके लैब में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो उसे कमान से हटा दिया जाएगा। मॉर्गन दीवार पर मुक्का मारता है जिससे साबित होता है कि वह भी हिंसक इच्छाओं से जूझ रहा है जिसे उसे हर दिन काबू में रखना पड़ता है। इसके बाद मॉर्गन बाथरूम में छिप जाता है और शांत होने की कोशिश करता है। जल्द ही जीना उसे ढूंढ लेती है और उसे सांत्वना देती है जिससे मॉर्गन को स्थिति और दबाव के बारे में अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है। जीना उसे कुछ दवाई देने की पेशकश भी करती है, लेकिन मॉर्गन इसे मना कर देता है और स्वीकार करता है कि उसे अपनी पत्नी के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं जिसे भी काटा गया था। दोनों स्वीकार करते हैं कि वे साधारण जीवन को याद करते हैं और बाथरूम में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ मिनट बाद नॉक्स उन्हें बाथरूम से निकलते हुए देखता है और जीना का मजाक उड़ाता है कि वह मॉर्गन के साथ इतनी घनिष्ठ है, जिससे जीना उस पर जलन का आरोप लगाती है और कहती है कि नॉक्स के पास उसके साथ कभी कोई मौका नहीं होगा। इस बीच मॉर्गन भूमिगत सेल में जाता है और एक विशेष सेल पर रुकता है। पता चलता है कि वहां मौजूद ज़ॉम्बी उसकी पत्नी जेनेट है जिसे उसी दिन काटा गया था जब उसे काटा गया था। मॉर्गन उसे अपने खून पर आधारित सीरम का इंजेक्शन देता है जो उसे ठीक नहीं करता लेकिन संक्रमण को धीमा कर देता है और उसे होश में रखता है। पहले तो जेनेट इसे दूर करती है, लेकिन मॉर्गन के अनुरोध पर सहयोग करने के बाद वह कहती है कि उसे अब भी संगीत याद है और इंजेक्शन ले लेती है। अगले दिन सैनिक एक ज़ॉम्बी को पीट नाम से सेल में लाते हैं। जब वे उसे कुर्सी से बांधने की कोशिश करते हैं तो वह बंधनों से लड़ता है, खुद को छुड़ाता है और तुरंत सैनिकों पर हमला करता है। जब लोग उसे काबू में करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, डॉक्टर स्कूटर सेल में मदद के लिए दौड़ता है, केवल इस प्रक्रिया में उसकी बाह को काटने के लिए। टीम तुरंत स्कूटर को मेडिकल रूम में ले जाती है और स्कूटर उनसे बार बार अनुरोध करता है कि उसे ज़ॉम्बी में न बदलने दें।
वे उसे सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं और जीना स्कूटर का हाथ काट देती है, ठीक उस समय से पहले जब 90 सेकंड खत्म हो जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि वह ठीक है और हर कोई जश्न मनाता है, लेकिन अचानक स्कूटर को झटका लगता है और समूह को उसे बांधने की जल्दी करनी पड़ती है, इससे पहले कि वह बदल जाए। वे पर्याप्त तेज नहीं है और स्कूटर गुर्राते हुए उठता है, इसलिए नॉक्स उसे गोली मार देता है और कहता है कि यही स्कूटर चाहता था जब बाकी लोग गुस्सा होते हैं। मॉर्गन और जीना को कोई और विकल्प नहीं होता और उन्हें मानना पड़ता है कि वह सही था। बाद में जब सैनिक सेल की सफाई करते हैं तो नॉक्स बाथरूम में शराब पीता है। जीना निजी तौर पर टूट जाती है, लेकिन मॉर्गन उसे ढूंढता है और उसे सांत्वना देता है। फिर वे स्कूटर के बेटे के स्मारक पर जाते हैं और उसके जन्मदिन के लिए एक छोटा सा कपकेक छोड़ देते हैं। अगले दिन वे फिर से पीट से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। मॉर्गन स्कूटर की मौत से नाराज है और पीट को लंबे समय तक संगीत के माध्यम से प्रताड़ित करता रहता है। उसे परेशान करने के लिए कई बार इसे चालू और बंद करता है। जब आखिरकार सवाल पूछना शुरू होता है तो पीट बताता है कि वह मिनेसोटा का रहने वाला है और वह अक्टूबर में संक्रमित हुआ था, लेकिन वह और कुछ कहने से इनकार करता है। अधिक नाराज होकर मॉर्गन अपना आपा खो देता है और पीट पर बंदूक तान देता है, जो फिर भी सवाल का जवाब नहीं देता और बस कर दो कहता है। निराश होकर मॉर्गन सेल से बाहर निकल जाता है। बाद में जीना और मॉर्गन जनरल पियर से मिलते हैं और अपनी खोज का विवरण देते हैं। वे बताते हैं कि जो और पीट दोनों मिनेसोटा में शुरुआती संक्रमित समूह से संक्रमित हुए थे। जीना मिनेसोटा में खोज का विस्तार करने का सुझाव देती है, क्योंकि उनका मानना है कि वहां पेशेंट जीरो मिलने की संभावना अधिक है। नॉक्स तुरंत इसका विरोध करता है, यह तर्क देते हुए कि इससे केवल और अधिक सैनिकों का नुकसान होगा। हालांकि जीना आगे बढ़ती है, यह बताते हुए कि ज़ॉम्बीज अधिक बुद्धिमान और खतरनाक नस्ल में विकसित हो गए हैं, जैसा कि उनके रणनीतिक हमलों से पता चलता है। मॉर्गन यह भी याद दिलाता है कि ज़ॉम्बीज झूठ नहीं बोल सकते। अंत में जनरल पियर्स मिनेसोटा में खोज को मंजूरी देता है। बैठक के बाद मॉर्गन जेनेट के लिए एक और इंजेक्शन लाता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो जेनेट को एहसास होता है कि मॉर्गन उसके और जीना के प्रति मिश्रित भावनाएं रखता है, लेकिन मॉर्गन जोर देकर कहता है कि जेनेट अभी भी उसकी सब कुछ है। जेनेट परेशान हो जाती है और उसे छोड़ने की मांग करती है, कहती है कि वह इस नरक में सुरक्षित रहने की बजाय बाहर आजाद रहना पसंद करेगी। वह यह भी उल्लेख करती है कि वह अब भी कुछ मानवीय भावनाओं का अनुभव करती है, जैसे कि रोना। मॉर्गन उसका हाथ पकड़ता है और उससे उम्मीद न छोड़ने का अनुरोध करता है, यह आश्वासन देते हुए कि इंजेक्शन मदद करेगा। इस बीच मॉर्गन को जेनेट के साथ अपने जीवन की फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। उसे याद आता है कि वह एक बच्चा चाहता था, लेकिन जेनेट ने सही सरोगेट मिलने का इंतजार करना पसंद किया। इसके बावजूद वे एक साथ बहुत खुश थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्यार को दिखाने के लिए एक विशेष कोर भी बनाया था। बाद में जीना मॉर्गन से और खून का सैंपल लेती है, जबकि इस बात पर नाराजगी जताती है कि वे अब भी यह पता नहीं लगा पाए कि केवल वही प्रतिरोधी क्यों है। उसने चूहों पर कई समाधान आजमाए हैं, लेकिन अब तक कुछ भी काम नहीं आया है और चूहे एक दूसरे को मारते रहते हैं। मॉर्गन का प्रतिरोधी खून शरीर में वायरस के स्तर को कम कर सकता है, संक्रमण को धीमा कर सकता है और आक्रामकता को शांत कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल 5 मिनट तक रहता है। यहाँ पूरी कहानी को सरल हिंदी में लिखा गया है। वो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, इसलिए जीना मॉर्गन से कहती है कि जेनेट का ठीक होना तय नहीं है, जिससे मॉर्गन उदास हो जाता है। उसी वक्त जीना उसे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन मॉर्गन कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात मॉर्गन उस घटना की रात का सपना देखता है। वह और जेनेट शहर में गाड़ी चला रहे थे और जब वे ट्रैफिक लाइट पर रुके तो 2 ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर कूद गए और खिड़कियां तोड़ दी। मॉर्गन ने गाड़ी को आगे बढ़ाया जब तक कि ज़ॉम्बी गिर नहीं गए, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी और भी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। खिड़कियों से हाथ डालकर दोनों को काट लेते हैं। वर्तमान में मॉर्गन चीखते हुए उस बुरे सपने से जागता है। कुछ समय बाद जीना को पता चलता है कि वह मॉर्गन के बच्चे के साथ गर्भवती है। वह टूट जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि मॉर्गन उसे प्यार करेगा या नहीं। इस बीच
नॉक्स और उसके लोग मिशन में मारे गए सैनिकों की लाशें जलाने के लिए लाते हैं। वे सम्मान देने के बाद शवों को ले जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी एक मरा हुआ आदमी अचानक जाग जाता है और हमला कर देता है। दरअसल वह एक नागरिक ज़ॉम्बी था जो सैनिक बनकर बेस में घुस गया था। ज़ॉम्बी एक एक करके डॉक्टरों और सैनिकों को मारने लगता है। नॉक्स बंदूक पाने के लिए चुपचाप घूमता है, सही समय का इंतजार करता है। लैब्स में सायरन बजता है और जल्द ही और सैनिकों को क्रेमेटोरियम में बुलाया जाता है, जहां नॉक्स दुश्मन की तलाश कर रहा होता है। एक नया ज़ॉम्बी बने सैनिक नॉक्स पर कूदता है तो नॉक्स तुरंत उसे गोली मार देता है और आगे बढ़ता है। उसी समय बेस में घुसे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नॉक्स को काटने वाला होता है तो मॉर्गन आता है और उस ज़ॉम्बी को पीछे खींच लेता है। सैनिक उसे मारना चाहते हैं, लेकिन मॉर्गन उनसे उसे जिंदा रखने की गुजारिश करता है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। फिर नॉक्स संक्रमित ज़ॉम्बी पर बंदूक तानता है, लेकिन ज़ॉम्बी सभी को चौंकाते हुए तुरंत सरेंडर कर देता है और मॉर्गन से बात करने की मांग करता है। ज़ॉम्बी को एक कांच के सेल में ले जाया जाता है और उसे परेशान करने के लिए संगीत चलाया जाता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। वह बस बैठता है और सिगरेट पीता है। अगर उसकी अलग रंग की आंखें नहीं होती तो कोई नहीं जान पाता कि वह इंसान नहीं है। सैनिकों को उसके पास से एक कैंपस आईडी मिलती है, इसलिए मॉर्गन उसे प्रोफेसर का नाम देता है। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन प्रोफेसर डरता नहीं है और अस्पष्ट दार्शनिक जवाब देता है। वह मानता है कि वह मॉर्गन की तलाश में था, जो ज़ॉम्बी समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है। जब मॉर्गन उससे पूछता है कि संगीत का उस पर असर क्यों नहीं हुआ, तो प्रोफेसर बताता है कि जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे ही हर ज़ॉम्बी भी अलग होता है। वह यह भी बताता है कि मॉर्गन की ज़ॉम्बियों से बात करने की क्षमता उसकी अपनी बीमारी का खास अंदाज है। यह सुनकर मॉर्गन नाराज हो जाता है और जोर देकर कहता है कि वह ज़ॉम्बी नहीं है। प्रोफेसर यह भी कहता है कि ज़ॉम्बी इंसानों से ज्यादा विकसित प्रजाति है, जो भी मन में आए नष्ट कर देते हैं। फिर वह बताता है कि वह कैसे संक्रमित हुआ। उस दिन वह विश्वविद्यालय में लेक्चर दे रहा था। उसकी पत्नी के लगातार फोन आ रहे थे, तो वह कॉल लेने के लिए गलियारे में चला गया। जब उसकी पत्नी ने उसे शहर में हो रहे अराजकता के बारे में बताया, तो प्रोफेसर ने कक्षा में शोर सुना और देखा कि एक भीड़ ज़ॉम्बी अंदर घुसकर सब पर हमला कर रही है। प्रोफेसर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी गलियारों में दौड़ने लगते हैं और संक्रमित छात्र उस पर कूदकर उसे काट लेते हैं। उसका शरीर बदल जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी साफ रहता है, इसलिए वह घर लौट आता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा, वायरस ने उसकी आंतरिक क्रोध को ट्रिगर किया और उसे उन्हें खाने के लिए मजबूर किया। मॉर्गन उसकी कहानी सुनकर घृणा से भर जाता है और प्रोफेसर को उसकी कमजोरियों के लिए डांटता है। लेकिन प्रोफेसर फिर से दोहराता है कि ज़ॉम्बी इंसानों की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं। वह पेशेंट जीरो जैसी किसी चीज में विश्वास नहीं करता और सवालों को नजरअंदाज करता है। इसके बजाय सरकार और सिस्टम के खिलाफ रेड करता है। इससे मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है और वह प्रोफेसर को मुक्का मारकर सेल से बाहर चला जाता है। कुछ देर शांत होने के बाद मॉर्गन लौटता है और सिगरेट स्वीकार करता है, दोस्ती का नाटक करते हुए। प्रोफेसर उसे जेनेट के बारे में चिढ़ाता है और कहता है कि उसे इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी असल में इंसानों के संक्रमण का समाधान है। जब प्रोफेसर अपने दार्शनिक बातें जारी रखता है, तो मॉर्गन को एहसास होता है कि वह जानबूझकर उसका समय बर्बाद कर रहा है। शक होने पर मॉर्गन ज़ॉम्बी को एक डिवाइस से स्कैन करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह सेल की ओर भागता है। वह पीट को ढूंढता है और अपना सिद्धांत बताता है। पीट को एक योजना के तहत जानबूझकर पकड़ा गया था। जब पीट को एहसास होता है कि मॉर्गन उसे चोट पहुंचाने वाला है ताकि वह सच बताए, तो वह खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। मॉर्गन फिर से स्कैनर का इस्तेमाल करता है और एक सिग्नल मिलता है, इसलिए वह पीट के शरीर पर एक निशान खोलता है और एक छिपा हुआ ट्रैकर पाता है। उसका सिद्धांत सही निकलता है। पीट ने जानबूझकर सैनिकों को उसे पकड़ने दिया ताकि दूसरे ज़ॉम्बी बेस का पता लगा सके, यह साबित करते हुए कि वे होशियार हो रहे हैं और हमला करने की योजना बना रहे हैं। मॉर्गन खतरे की सूचना देने के लिए पियर्स के पास दौड़ता है और पियर्स बेस को पूरी तरह से लॉकडाउन का आदेश देता है। दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं,
इससे पहले कि वे प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकें, और जल्द ही एक खून खराबा शुरू हो जाता है, क्योंकि शरणार्थियों पर निर्दयता से हमला किया जाता है। एक प्राणी चुपके से सेल क्षेत्र में घुसता है और सभी कैदियों को मुक्त कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी सेना और बड़ी हो जाती है। सैनिकों ने आग खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी और ज़ॉम्बी लगातार आगे बढ़ते रहे और सभी को मारते गए। जल्द ही भीड़ सुरंगों में दौड़ती है और लैब्स भी घुसपैठ हो जाती है, जिससे हर कोई घबराहट में भागने लगता है और अधिक लोग मारे जाते हैं। नॉक्स जीना को एक सुरक्षित भागने के रास्ते से ले जाता है और पियर्स उनके पीछे चलने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे होते हैं। हालांकि नॉक्स पियर्स को गोली मारता है, जिससे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। नॉक्स को जीना के साथ एलिवेटर में भागने का समय मिल जाता है। डर से भर गई जीना नॉक्स की इस हरकत की आलोचना करती है, लेकिन नॉक्स कहता है कि यह जीवित रहने के लिए एक जरूरी बलिदान था। गुस्से में जीना उसकी बंदूक लेती है और एलिवेटर रोक देती है। वह लैब में जाकर अपने शोध के नमूने लेना चाहती है, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन नॉक्स मना कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान बंदूक गलती से चल जाती है और नॉक्स की जान ले लेती है। इसी बीच बेस के हर कोने में खून खराबा जारी रहता है और एक वैज्ञानिक चूहों के लैब में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेता है और तेजी से हमला करता है। पिंजरे गिर जाते हैं और संक्रमित चूहे मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ मॉर्गन सेल की ओर भागता है ताकि वह जेनेट को आजाद कर सके और उसके साथ भाग सके। रास्ते में वह एक आग वाला कुल्हाड़ी पकड़ता है। वे अंततः जीना से टकराते हैं, जो चेतावनी देती है कि जेनेट को मुक्त करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इंजेक्शन केवल अस्थायी थे। हालांकि मॉर्गन जेनेट को छोड़े बिना जाने से इनकार कर देता है। उसी समय एक ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन जीना उसे तुरंत गोली मार देती है और फिर कहती है कि वह अपने नमूने लेने जा रही है। मॉर्गन और जेनेट उसके पीछे लैब के फ्रिज की ओर जाते हैं, और जबकि जीना जो चाहिए वो ले रही होती है, एक और ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन मॉर्गन के कुल्हाड़े से तुरंत मारा जाता है। उसी समय प्रोफेसर जोर से दहाड़ता है, जिससे ज़ॉम्बी उसे बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वापस उस त्रिकोण की ओर वे वेंट्स में घुसते हैं, खतरनाक तारों से बचते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जीना ग्रेड्स के जरिए शरणार्थी क्षेत्र को देखती है और पूरी तरह से हत्या का दृश्य देखकर डर जाती है। उनका वजन ग्रेड्स को गिरा देता है, जिससे उनकी लोकेशन ज़ॉम्बियों को पता चल जाती है। त्रिकोण आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता एक ज़ॉम्बी चूहे से ब्लॉक हो जाता है, जो उन पर कूदता है, लेकिन जेनेट जल्दी से उसे पकड़ लेती है और अपने हाथों से मार देती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बी भी वेंट्स में घुस रहे हैं। समूह जल्दबाजी में आगे बढ़ता है और मॉर्गन को ज़ॉम्बी को तब तक लात मारनी पड़ती है जब तक कि वेंट टूट नहीं जाती और ज़ॉम्बी नीचे गिर नहीं जाता। मॉर्गन भी लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन जीना उसे समय पर बचा लेती है। आखिरकार वे पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं, जहां प्रोफेसर उनका इंतजार कर रहा होता है। वह बताता है कि वह बेस में मॉर्गन को मारने आया था, क्योंकि मॉर्गन का खून ज़ॉम्बियों के भविष्य को रोक सकता है। उसे ज़ॉम्बियों का पेशेंट जीरो कहते हुए मॉर्गन और प्रोफेसर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और महिलाएं मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर आसानी से उन्हें हरा देता है। कमरे में हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए दोनों लोग लड़ाई जारी रखते हैं और प्रोफेसर मॉर्गन को गिरा देता है, लेकिन मॉर्गन जल्दी से संभल जाता है और प्रोफेसर को पीछे धकेलता है, उसे एक पाइप पर घोंप देता है। इस प्रक्रिया में मॉर्गन भी घायल हो जाता है और मरने से पहले प्रोफेसर फिर से दहाड़ता है, एक विशाल भीड़ को बुलाता है। त्रिकोण दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जब वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, जेनेट घोषणा करती है कि वह भीड़ को रोकने के लिए पीछे रह रही है। मॉर्गन इनकार करता है, इसलिए जेनेट खुलासा करती है कि उसे पता है कि जीना गर्भवती है, उसे विचलित करने के लिए और दरवाजे को लॉक कर देती है। अपनी पत्नी के लिए कुछ समय रोने के बाद मॉर्गन जीना के साथ एक आपातकालीन सुरंग के जरिए भाग निकलता है, जो उन्हें जंगल में ले जाती है। वहाँ कई ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन मॉर्गन को विश्वास है कि वे बच जाएंगे। वे उसकी छुपी हुई बाइक पाते हैं, उस पर कूदते हैं और जंगल के रास्ते तेजी से भागते हैं, जबकि ज़ॉम्बी दूर से उनका पीछा करते हैं।
एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।